जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये जो सेकेंड पार्ट है क्लास 8 का मॉडल पेपर साइंस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 20 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में हो चुका था। यदि आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको आप देख के आज देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है 21, सो लिखा है विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है। द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक नेम इज क्या है। तो ऑप्शन ए ट्रेटासाइक्लिन, ऑप्शन बी एस्ट्रेपोमाइसिन, ऑप्शन सी एरिथ्रोमाइसिन और ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पेनिसिलिन। इसका 1928 में अलेक्जेंडर के नाम पर दिया गया था, क्योंकि इसका अलेक्जेंडर ने खोज किया था, इसलिए इसे अलेक्जेंडर के नाम पर दिया गया था पेनिसिलिन। अब है क्वेश्चन नंबर 22। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो पानी में हाइड्रोजन कितने होते हैं? दो। पानी का क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन दो, तो इसका क्या हो जाएगा? 2:1। कितना हो जाएगा? 2:1 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बाइनरी फिजन। तो ये किस में होता है? तो अमीबा में होता है द्विखंडन विधि, है ना। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा है 24? द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने पर घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जैसे यदि द्रव का जो प्रभाव बहुत गहराई में है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे उसका प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। ऑप्शन ए केजी, ऑप्शन बी किलो जूल, ऑप्शन सी किलो जूल पर केजी, ऑप्शन डी किलो जूल किलो पर जूल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किशोरावस्था की उम्र है। ऑप्शन ए 11 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, 11 से 19 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी होता है, कितना होता है? 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में हम लोग आसानी से कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस ग्रह को किस ग्रह को प्रभात तारा एवं संध्या तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रभात तारा एवं संध्या तारा का मतलब होता है कि वह सुबह के समय में लाइट जब पड़ता है तो वह तो छिप जाता है, लेकिन शाम के समय में दिखाई देता है। तो वो क्या कौन होता है? तो वेनुस होता है, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र ग्रह।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा आकृति हम ले कि यदि उसमें तरल है तो उसका घर्षण कम होगा। विच शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज लेस फ्लूइड फ्रिक्शन, तो ये किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, रेक्टेंगुलर, बी स्क्वायर, सी बोट शेप्ड एंड डी सर्कुलर। तो इसका क्या हो जाएगा? बोट शेप। क्या हो जाएगा? बोट शेप में जो फ्लूइड का जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, संश्लेषित रेशा और डी अपघटन। Substances which are degraded by natural process such as bacteria are called a biodegradable, non-biodegradable, synthetic fiber और decomposer। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जैव निम्नीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्या बोल रहा है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए तरत्व, ऑप्शन नंबर बी आयाम, ऑप्शन नंबर सी शोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है जैसे ये वेव जा रहा है तो यहाँ से जो यहाँ का दूरी होता है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी होता है इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपरीत आवेशों के बीच का आकर्षण। विपरीत आवेश मतलब जो अलग अलग आवेश होते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको क्या होता है? माइनस होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको क्या होता है? प्लस होता है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जो डिफरेंट जो अलग अलग का जो चार्ज होंगे वो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे और जो सेम चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे। तो माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और माइनस यदि माइनस रहता तो इसको क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये अट्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी दोनों और डी दोनों में कोई नहीं। तो सबसे अधिक तो विश्व तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक और हरित गृह जो प्रभाव है वो किसके कारण होता है? मीथेन का कारण। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों को रिकॉर्ड किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? ए ब्लू डाटा बुक, बी ग्रीन डाटा बुक, सी येलो डाटा बुक और डी रेड डाटा बुक। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेड डाटा बुक। क्या हो जाएगा? रेड डाटा बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीव हमारे पृथ्वी के अंदर जो बहुत वर्ष तक दबे रहे थे तो वहाँ पर जीवाश्म का निर्माण हुआ था, जिसे कोयला पेट्रोलियम हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स फ्यूल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी कोयला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द सेल बिटवीन द साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेल मेम्ब्रेन,
ऑप्शन नंबर बी सेल वाल, ऑप्शन नंबर सी वोक्यूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका और केंद्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिक्तिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कौन सी अधातु कमरे के ताप भी पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है? अधातु पूछ रहा, नॉन मेटल होना चाहिए और कमरे के ताप पर वायु से अभिक्रिया कर लेता है। ऑप्शन नंबर ये दिया है व्हाइट फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी रेड फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी सोडियम और ऑप्शन नंबर डी मरकरी। तो इसमें से सबसे पहला जो नॉन मेटल है सो कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और पारा। लेकिन पारा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है और वह थर्मोमीटर में पाया जाता है ना। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ये दिया है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन नंबर डी दिया है लुई पाश्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी लुई पाश्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? यह संकेत किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ऑप्शन नंबर ये, हम लोग जब किसी भी चालक में विद्युत प्रवाहित करते हैं, जैसे इसमें कोई ये बीकर है और इसमें वाटर है ना, और हम लोग यदि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज एनोड, यहाँ पे हम लोग कैथोड बनाते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाता है, जब यह प्रक्रिया होता है तो इसका जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज सो एनोड की ओर जाने लगता है और क्या होता है कलर में चेंजेस होने लगता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर। तो क्वेश्चन 40 तक हम लोग इस लेक्चर में कर लिए। अब क्वेश्चन 10 बचा है, वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, थैंक यू।